Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम स्पेस ट्रैफिक के बारे में डिस्कस करेंगे, मीथेन अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ फ्लॉज देखने को मिले हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में माओइस्ट ऑपरेशन के बारे में डिस्कस। तो अभी क्या हुआ है, लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट जूरी ने ये कहा है कि भी जो मेटा और अल्फाबेट जैसे प्लेटफॉर्म है इनके अंदर जो डिजाइन है प्लेटफॉर्म का वो एडिक्शन क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं यंग यूजर्स के अंदर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। एंड ये रूलिंग कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क रूलिंग है बिकॉज अभी तक हमारा फोकस था कंटेंट के ऊपर, बट अभी इंटेंट यानी डिजाइन के ऊपर फोकस आया। अब देखिए जनरली अगर हम बात करें जो प्लेटफॉर्म है उनको किसी भी तरह की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट है, ये आपकी सेफ हार्बर पॉलिसी के बारे में बात करता है कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी आपका कंटेंट है उसके लिए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यूएस के अंदर ये सेक्शन 230 के अंडर कवर है एंड कहीं ना कहीं इससे जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है वो एक इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं। अब यहां पे बात हो रही है कि भाई आपका कंटेंट नहीं, आपके प्रोडक्ट की थ्योरी के अंदर कुछ डिफेक्ट है, जहां पे आपके जो फीचर्स हैं जैसे इन्फिनाइट स्क्रोलिंग का, ऑटो प्ले का, ये एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट की निशानी है रादर देन यहां पे एक न्यूट्रल आपकी कंड्यूट स्पीच को आप प्रमोट कर रहे हो। तो यहां पर ये कहा जाता है कि भाई एक तरफ से ये एक शिफ्ट है जहां पे ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि भाई जो आपका प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम में आप यूजर को अपने साथ जोड़ के रखना चाह रहे हो एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट उसको बार बार फीड कर रहे हो। तो यहां पर रूलिंग में जज ने इंस्ट्रक्ट किया जूरी को कि भाई आप ये देखो कि कैसे कंटेंट डिलीवर हो रहा है रादर देन क्या कंटेंट है। तो यहां पर जूरी इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि भाई क्या ये कंपनीज की तरफ से निग्लेक्ट है उनके डिजाइन चॉइस के अंदर जिससे ये एडिक्शन पैदा हो रही है। अब इन्फिनिट स्क्रोलिंग क्या होती है, तो इन्फिनिट स्क्रोलिंग क्या होती है कि यहां पर आपको स्टॉपिंग क्यूज के बारे में नहीं पता लगता है। मतलब आप कंपल्सिव यूज, जैसे आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो, आप अंगूठे से उसे ऊपर स्क्रॉल करते जा रहे हो एंड एंडलेस स्ट्रीमिंग वहां पर चलती जा रही है। मोर ओवर ऑटो प्ले होने की वजह से यहां पर आपके पास कोई एक्टिव चॉइस नहीं है। एंड एडिशनली अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम के तौर पे लाइक कमेंट जैसे चीजों को यूज किया जा रहा है जो डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इन एल्गोरिदम की रिकमेंडेशन की बात की जाए तो जनरली उन चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाता है जो आपके इंगेजमेंट ज्यादा प्रोवाइड करती है रादर देन सेफ्टी। एंड इसकी वजह से ये और ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं जिससे लोगों को एंजाइटी तक देखने को मिल रही है एंड बॉडी के पोस्चर में भी डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। मतलब उनकी ब्यूटी फिल्टर्स के कारण वो जो अपीयरेंस है उसमें भी डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है। तो कहते हैं कि भाई देखो ये एक तरह का एडिक्शन बाय डिजाइन है जहां पर इन्फिनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले एंड एल्गोरिदम ड्रिवन नोटिफिकेशन के थ्रू यूजर्स को, खासकर यंग यूजर्स को अपने साथ जोड़ा जाता है एंड इससे उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पर्टिकुलरली जो टीन एज गर्ल्स है बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का एक गैप आपको देखने को मिलता है क्योंकि कंपनीज इस बारे में अवेयर तो हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों की सेफ्टी को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। अब ये रिकमेंडेशन जो एक है बात आती है ट्रैप है, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं एक वीडियो देखी और उसके बाद आपको रिकमेंडेशन देखने को मिलता है सिमिलर टाइप की वीडियोस के लिए, तो वो भी एक कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ट्रैप है। तो कहते हैं कि भाई देखो ये पहली बार है जब कंटेंट की जगह डिजाइन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, एल्गोरिदम के ऊपर फोकस किया जा रहा है एंड यहाँ पर कंटेंट के लिए जो इम्यूनिटी है उसको दरकिनार करते हुए डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस है। अब ये जो सेक्शन 230 के अंदर प्रोटेक्शन मिली हुई है उसको पूरी तरह से इरोड कर देगा एंड फ्यूचर में ऐसी कॉपी कैट लेजिस्लेशन आपको और देखने को मिलेंगी जहां पे कॉपी कैट आपको केसेस देखने को मिलेंगे सेम टाइप के। अभी 1600 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, तो ये एक पेंडोरा बॉक्स को आपको खोल देगा। अब यूनाइटेड स्टेट में यूएस एल्गोरिदमिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट लेके आने वाला है एंड मोर ओवर ऑस्ट्रेलिया यूके की बात की जाए तो अंडर 16 के लिए इन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया और इंडिया के अंदर डिजिटल इंडिया एक्ट के अंडर हमने कैटेगराइज किया है कुछ प्लेटफॉर्म को बेस्ड अपॉन उनकी अकाउंटेबिलिटी के तौर पे। तो यहाँ पर रिस्क और अकाउंटेबिलिटी के तौर पे उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है।
अब यूएस की रूलिंग से पहले भी हमने कुछ एक्शन लिए थे, जैसे इमरजेंसी टेक डाउन। 3 घंटे के अंदर अगर आप गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आता है तो आपको 3 घंटे के अंदर लॉफुल अनलॉफुल कंटेंट को हटाना पड़ेगा। 36 घंटे की जगह अब 3 घंटे रह गए। अब नॉन कंसेंशुअल डीप फेक न्यूडिटी की अगर बात की जाए तो 2 घंटे में ही हटानी पड़ेगी। एंड अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर आपको सेक्शन 79 के अंडर कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। कर्नाटका में अंडर 16 के लिए एक प्रपोजल आ रहा है कि भाई शायद हो सकता है कि लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए। एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के तौर पे एक्सपोर्ट इसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, क्योंकि 49% जो इंडियन चिल्ड्रन है वो 3 घंटे से ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म को डेली बेसिस पे वॉच करते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी हम जो बना रहे हैं उसके पास और ज्यादा पावर आ जाएगी। अगर एक बार ये रूलिंग आ जाती है तो इसके साथ हम कहीं ना कहीं इंगेजमेंट ड्रिवन डिजाइन की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रमोट कर पाएंगे। अब इंडिया में ऑलरेडी आईटी एक्ट है आपका, जो कि इसको गवर्न करता है। वैसे आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस में हमने इशू की थी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर फोकस करती है। डीपीडीपी एक्ट के अंडर भी हम बच्चों के डाटा को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। एंड डिजिटल इंडिया बिल जो प्रपोज किया गया है इसमें हम हार्मफुल एआई को रेगुलेट करने की बात करें, आईटी एक्ट को ये रिप्लेस करेगा और एल्गोरिदम के अंदर जो बायसनेस देखने को मिलती है उसको भी रिड्यूस करने की बात करता है। तो यहाँ पे सेफ्टी बाय डिजाइन हमें इंश्योर करनी होगी, मतलब हम यूजर्स की वेलबींग को प्रमोट करें। एल्गोरिदम्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना होगा ताकि एडिक्टिवनेस का जो बिहेवियर है इसको रोका जा सके। एज वेरिफिकेशन और पेरेंटल कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एंड हमें अपने लेजिस्लेशन को भी यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत है। तो दीज आर द थिंग्स जो पहले आर्टिकल में आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। फाल्कन 9 की री एंट्री के बाद अभी जर्मनी, पेरू और यूके ने ये कहा है कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर, खासकर अपर एटमॉस्फेयर में जब ये री एंट्री हुई थी तो हमें एक प्लूम देखने को मिला मेटल वेपर का। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इससे प्रोड्यूस होती है, आपको लिथियम, कॉपर, टाइटेनियम, गोल्ड, सिल्वर जैसे कई मेटल की री एंट्री देखने को मिलती है। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे केमिकल्स की भी यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि ये जो आपकी री एंट्री होती है तो इसकी वजह से 50 से 100 किलोमीटर की जो एल्टीट्यूड है वहां पर ये आपको फिनोमेना देखने को मिलता है। एंड इससे ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं आपके इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, और जिससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आपकी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है इसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। अब कहा जाता है एल्यूमिना जो है ये आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, क्योंकि ये क्लोरीन को लाइक कहीं ना कहीं और ज्यादा एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भी एल्यूमिना की जो प्रेजेंस है ऑलमोस्ट आपकी इंक्रीज कर रही है 646% से नेचुरल लेवल के मुकाबले में। एंड मोर ओवर इससे रेडिएटिव फोर्सिंग आपको देखने को मिलती है। मतलब आप ये मान के चलें कि ये 30-30 साल तक आपके पार्टिकल हवा में सस्पेंडेड रहेंगे, तो कई जगह पर ये एयर मतलब सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, कई जगह पे अब्जॉर्ब करेंगे। तो कुछ एरिया में ट्रोपोस्फेयर आपका ठंडा होता जा रहा है और कुछ एरिया में आपको मिजोस्फेयर में हीटिंग देखने को मिल रही है। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। मोर ओवर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, जिससे सोलर फ्लेयर जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सन की हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, उसके अगेंस्ट हमारी एक्टिव प्रोटेक्शन रिड्यूस हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, जो ये मास इन्फ्लक्स है ये री एंट्री की वजह से देखने को मिल रहा है। पहले आसपास आपके 1000 टन के आसपास हम एक साल में लाइक इस तरह के आप ये कह सकते हैं कि मेंटल प्लूम देखते थे, बट अब मेटल प्लूम सॉरी, अब ये समवेयर अराउंड आपका 2350 टन के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नेचुरल और मैन मेड के बीच में थोड़ा एक फर्क ये रहता है कि भाई नेचुरल जो एल्यूमिनियम है उसकी या एंथ्रोपोजेनिक एल्यूमिना है इसकी जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 10 टाइम हो गई है आपके नेचुरल अमाउंट की। तो कहा जा रहा है कि बाय 2040 ये 10 टाइम हो जाएगी। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम का सबब है। अब इंडिया ने नेत्रा जैसे प्रोग्राम को लॉन्च किया जहां पे हम ट्रैक करते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस को, मॉनिटर करते हैं बोथ ऑर्बिटल डिब्रीज को और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को। ऐसे डिब्री फ्री पॉलिसी भी इसरो लेके आई है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मेगा कॉन्स्टलेशन जैसे आपकी स्टारलिंक हो गया या क्यूपिलर हो गया अमेजोन का, इसमें बहुत सारी आपकी सैटेलाइट, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, जिसमें बर्न अप के कारण मतलब 5 साल जैसे इनके कंप्लीट होते हैं, डी ऑर्बिट होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जिससे आपके पोल्यूशन और ज्यादा इंक्रीज होगा और ये प्रॉब्लम आने वाले समय में और ज्यादा वर्स होगी। ये आपके क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। कहते हैं कि देखो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम मिथेन के
बारे में बात करें तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम बहुत ज़्यादा नहीं मानते एज कम्पेयर टू आपके लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के, बिकॉज ऑफ इट्स एज। वैसे इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत हाई है। कहते हैं कि एक स्टडी पब्लिश हुई है 100 ईयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो इसमें रेडिएटिव फोर्सिंग बेस्ड अकाउंटिंग को यूज करने की बात की गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब एटमॉस्फेरिक गैस के कारण आपकी हीट ट्रैप हो जाती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया था, इसके अंडर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इनको हम ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में काउंट करते हैं, जो कि आपकी हीट को ट्रैप करते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है कि जहां पर आप कार्बन के मुकाबले में ये देखते हैं कि सामने वाली गैस कितनी ज्यादा पोटेंट है हीट को ट्रैप करने के लिए ओवर 100 ईयर ऑफ टाइम। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो मिथेन है ये 28 टू 30 टाइम ज्यादा पोटेंट है, बट इसकी जो एज है वो थोड़ी कम है। अब कहते हैं कि भाई हर एक जैसी नहीं है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड आपकी 29.8% मतलब ज्यादा पोटेंट है, वेयर एज अगर आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो बायोजेनिक यानी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस का 27 से 28% के मतलब 28 से 27 से 28 टाइम के आसपास है। बट ये अप्रोक्सीमेटली कुछ डेकेड्स के अंदर आपकी डिके कर जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हम इसको प्रॉब्लम नहीं मानते। बट हम ये मानते हैं कि अगर मिथेन को हम एटमॉस्फेयर से हटाएं तो बहुत जल्दी हम कार्बन के जो लाइक आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग के सिम्टम्स हैं उनको कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई आर्टिकल में ये कहा जाता है कि भाई 100 ईयर के रूल को आप जो यूज कर रहे हैं ये मिसलीडिंग है। शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट जो है आप उसके ट्रू पोटेंशियल या इंटेंसिटी को तो समझ ही नहीं पा रहे हो, तो इसका नियर टर्म इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिल्यूट हो जाता है। तो कहते हैं कि आप रेडिएटिव फोर्सिंग बेस्ड अकाउंटिंग को यूज कीजिए, जहां पर आपको ये पता लगेगा कि कितना स्ट्रांगली वो हीट को ट्रैप करता है, उसकी एटमॉस्फेरिक लाइफ जो है वो कितनी है, मोर ओवर उसकी टाइमिंग का एक्शन क्या है, मतलब आज की डेट में क्या इंपैक्ट डाल रहा है, वो गर्म कर रहा है या ठंडा। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भी देखो यहाँ पर जो आपकी मिथेन है इसको कहीं ना कहीं आपने अंडर क्रेडिट किया है, एंड यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कैसे आप ये जो रेडिएटिव फोर्सिंग है बेस्ड अकाउंटिंग इसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिससे आप कहीं ना कहीं इनके लिए फाइनेंशियल वैल्यूज को और ज्यादा बेटर कर पाएंगे, एंड इससे आप फास्टर क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट कर पाएंगे। देन यहाँ पर ब्लैक कार्बन और मिथेन दो प्रोमिनेंट आपकी चीजें कहा गया कि जिसके ऊपर अभी हमें फोकस करना चाहिए। तो कहा जाता है कि भाई आप अपनी पॉलिसी को अपडेट कीजिए एंड शॉर्ट टर्म जो पोल्यूटेंट है उनके ऊपर भी फोकस कीजिए, एंड क्रेडिट मैकेनिज्म में इनको भी इंक्लूड कीजिए। तो ये बात आ गई, एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यू। नाउ माओइस्ट जो एरिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके कम हुए। 1967 में नक्सलबारी में एक अपराइजिंग होती है, जिसके बाद ये आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के आर्म रेवोल्यूशन के थ्रू अपना राज यानी लाल सलाम को प्रमोट करने की बात करते हैं, यानी एक रेडिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए हमने डेडलाइन ली थी 31 मार्च। आज वो दिन है, मतलब कल वो दिन था जब ये कंप्लीट हो गई है। अब सीपीआई माओइस्ट आपके एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऊपर एक्ट 1967 के अंडर बैंड है। अगर बात की जाए रेड कॉरिडोर्स की तो 2014 में 126 हमारे डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड थे, अब महज 11 है। सीवियरली इंपेक्टेड एरिया 7 में से अब 3 रह गए जो कि बस्तर रीजन में ही आते हैं आपके। पिछले साल के अंदर आपने 360 से ज्यादा नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया, मोर देन 1000 को अरेस्ट किया, एंड 2300 के आसपास लोगों ने अपना सरेंडर भी किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इससे डील कर रही है। लेगेसी डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अभी भी डेवलपमेंटल सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहां पर आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट विंग आपका एक्सट्रीमिज्म नहीं है और वापस पनपे भी ना। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वो है जहां पर पोटेंशियल एक्सपेंशन साइट आपको देखने को मिलती है, जहां पर आपके पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी का आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत करने के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो कहते हैं कि भाई अभी हाई रैंक जो आपके काडर है उन्हें 5 लाख तक की यहाँ पर स्टाइफन मिल रहा है, एंड 10,000 तक स्टाइफन बाकी लोगों को मिल रहा है, अगले 3 साल तक प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ हम जोड़ सके। अब इसमें आपका फोकस क्या है कि आप स्कूल, हेल्थ और जस्टिस के ऊपर फोकस कीजिए ताकि ये जो माओइस्ट शेडो गवर्नमेंट है आप उसको डिफीट कर सके। बट एक प्रॉब्लम आपके सामने ये रहेगी कि अर्बन एंड पेरीफेरल एरिया के अंदर आपको पेरी अर्बन एरिया स्पेसेस के अंदर ये शायद लैंड एक्विजिशन जहां पर हो ऐसे एरिया में फिर से पनपते हुए देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे 31 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर लेगेसी थ्रस्ट एरियाज के अंडर जो आते हैं, जहां वायलेंस आपकी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, तो हमें इस चीज को वापस से ग्रो करने से रोकना होगा।
दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। मेंस और प्रीलिम्स से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।